लास्ट क्लास में बैठे हुए थे नहीं, मेरी फर्स्ट क्लास है आपके लिए। ओके गुड इवनिंग गाइस, मेरी आवाज आ रही है? लेट्स टेस्ट द वॉइस फर्स्ट, फिर आगे बढ़ते हैं क्लास में। या तो मैसेज टेक्स्ट करिए यस। ओके ऋषभ, क्लियर है, गुड। और कौन कौन को आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, दोनों चीज बता दीजिए। ओके विजेंद्र, अनुशिका क्लियर, राइट। उत्कर्ष राइट। वीडियो क्लियर नहीं है, आई गेस थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहेगा, बट वॉइस क्लियर है, क्लियर है। एरिया वाइज थोड़ा सा इशू आ सकता है नेटवर्क का। साउंड इशू, साउंड ओके? ओके स्नेहा राइट, राइट। रिदम, उर्वी, उत्कर्ष, ऋषभ, विजेंद्र, अनुशिका, ओके। एनसीईआरटी में 11th के एनसीईआरटी का हाँ एनसीईआरटी बुक है ना, तो क्या है? हाँ photosynthesis chapter, right? So let's start the class. I guess मैं थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ पहले, क्योंकि अपनी काफी दिन पहले क्लास हुई थी और अब हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। So let's start. हमने स्टार्ट किया था हमने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, राइट? किस किस को याद है हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था? यस या नो में बताइए कि आप में से किसने ये चैप्टर अटेंड किया था मेरी क्लास में, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। नो, मोक्ष महाजन नो, ओके कोई बात नहीं। ऋषभ यस, और किसने अटेंड किया है? राइट ओके, और किसने अटेंड किया है? ओके अनुशिका, स्नेहा, विजेंद्र यस, और किसने अटेंड किया है? फोटोसिंथेसिस चैप्टर हमने स्टार्ट किया था प्लांट फिजियोलॉजी के 11th क्लास के सीबीएसई में। 3 ही चैप्टर हैं जो सिलेबस में है, क्योंकि 2 चैप्टर्स को हटा दिया गया है
वो 2 चैप्टर्स जो सीबीएसई ने रिमूव किए हैं फ्रॉम 11th के सिलेबस में से, एक तो है आपका मिनरल न्यूट्रिशन और दूसरा चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ये 2 चैप्टर को रिमूव किया है, राइट। इनको 2 चैप्टर को सिलेबस से अभी टेम्परेरी फॉर दिस ईयर ड्यू टू कोरोना ये चैप्टर्स रिमूव हुए हैं, बट वी डोंट नो कि नीट में वो आएंगे नहीं आएंगे। पर अभी आप सिर्फ हम 11th का टारगेट करते हुए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। सो मैं रिवाइज करा देता हूं आपको थोड़ा सा, जिसने अटेंड किया है या नहीं किया है दोनों के लिए मैं एक बार रिवीजन ले लेता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट वी स्टार्टेड के फोटोसिंथेसिस की हमने डेफिनेशन, हमने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बोली थी। क्या है कि फोटोसिंथेसिस में एनाबॉलिक रिएक्शन हो रही है जिसमें कि कंपाउंड्स मिक्स होके एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। एनाबॉलिज्म मतलब किसी चीज का सिंथेसिस होता है, वही कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ऑपोजिट होता है कि कोई चीज ब्रेक होती है, राइट। तो एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होता है, और इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म, राइट। अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में हम बात करें तो इस वर्ड को ब्रेक करिए, फोटोन वर्ड या फोटो वर्ड से किसको रेफरेंस जाता है, लाइट को जाता है। सिंथेसिस मतलब किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग वर्ड जो है, किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग वर्ड। तो लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग होना तो उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, राइट। लाइट के प्रेजेंस में होना। क्या फोटोसिंथेसिस डार्क में होता है? नहीं, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में ही होगा। अब वो लाइट आर्टिफिशियल हो या नेचुरल सनलाइट हो, दोनों ही केस में फोटोसिंथेसिस होगा, राइट। तो डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी में भी दी हुई है, ओके। तो इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि बहुत आपको बहुत कुछ इन डिटेल कोई डेफिनेशन लिखनी है। हाँ, 1 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, तो जो एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन लिखी हुई है सिर्फ आप उसको लिख के आ जाइएगा, आपको मार्क पूरे मिलते हैं, राइट। सो डेफिनेशन की बात। अब फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट के नेम्स और उन्होंने क्या-क्या किया था, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट कुछ 18 to 20 साइंटिस्ट की लिस्ट एक नेम्स लिखवाई थी, ठीक है। जिसके पास लिखी हुई है अच्छी बात है, और जिसके पास लिखी हुई नहीं है, ठीक है, या तो अपने फ्रेंड कॉलीग से ले ले, या फिर नेक्स्ट टाइम आप जब भी क्लास में आते हैं फिजिकली तब उनसे वो कलेक्ट कर लें, राइट। तो वो उसमें हमने बहुत सारे साइंटिस्ट के वर्क, ठीक है, साइंटिस्ट का नेम और उसने क्या एक्चुअल काम किया था, हमने एक लिस्ट बनाई थी और हमने लिखी। उसके बाद हम आगे बढ़े थे, ठीक है, हमने इतना किया था। और करने के बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में जहां पे हम रुके थे वो था फोटोसिंथेसिस की लोकेशंस है। हमने क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड को डिस्कस किया था। किसको डिस्कस किया था? क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस किया था, ठीक है। अगर आपको सेल बायोलॉजी की थोड़ी सी चीज याद रहेगी तो सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा प्लास्टिड। क्या है? प्लास्टिड पढ़ा होगा। तो प्लास्टिड बेसिकली क्या चीज होती है? प्लास्टिड वो स्ट्रक्चर होता है जिससे कि क्लोरोप्लास्ट भी बनता है, ठीक है। इससे 3 चीजें बनती है। एक बनता है क्लोरोप्लास्ट, एक बनता है क्लोरोप्लास्ट, We will discuss the scientist name। हमने डिस्कशन किया था साइंटिस्ट का नेम्स का, उसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि उन लोगों ने काम क्या किया था। वो मैंने आपको एक लिस्ट लिखवाई थी, क्योंकि साइंटिस्ट के नेम और वर्क के हिसाब से ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है नीट में, राइट। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं उसी में। वी आर डिस्कसिंग द प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि प्लास्टिड जो है, जो सेल बायोलॉजी में आपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा होगा प्लास्टिड का, तो प्लास्टिड एक जो बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग स्ट्रक्चर होता है जिससे कि आगे के फर्दर स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो प्लास्टिड्स क्या हो गया?
कि प्लास्टिड से ही क्लोरोप्लास्ट बनता है, उसी से क्रोमोप्लास्ट बनता है और उसी से ल्यूकोप्लास्ट बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट्स अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? जहां पे कलरफुल पिगमेंट का स्टोरेज होता है, जैसे तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या बोला? इट्स अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। क्रोमोप्लास्ट क्या बात करते हैं? जैसे कोई चीज हरी थी, फॉर एग्जांपल मैंगो जो रॉ होता है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, पर जैसे ही राइप हो जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो जब कलर ग्रीन से किसी और कलर में चेंज हो जाए, वो रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, येलो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोप्लास्ट। इसका मतलब क्या कि वो ग्रीन जो कलर था, वहां पे ग्रीन कलर था, वो एक्चुअली अब केमिकली कन्वर्ट हो गया है किसी दूसरे कलर पिगमेंट में जो हमें दिखता है। कैसे? अगर आपको मैं सिर्फ एक छोटी सी हिंट दूं तो वी आर ट्राइक्रोमैट्स। ट्राइक्रोमैट का मतलब क्या होता है कि हम रेड, ब्लू और ग्रीन इन 3 कलर वेवलेंथ की डिफरेंट कॉम्बिनेशन के कारण हम अलग अलग कलर को देखते हैं। कैसे? रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर में देखा होगा जिसमें इमेज एडिटिंग की जाती है, तो उसमें आपने देखा होगा आरजीबी कलर। क्या देखा होगा? आरजीबी कलर होता है। तो आरजीबी कलर बेसिकली क्या? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अगर हमें व्हाइट दिख रहा है, इसका मतलब क्या? सारे के सारे कलर्स यहां से रिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं। अगर वही चीज हमें ब्लैक दिख रही है, इसका मतलब क्या? सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो गए हैं। और अगर हमें व्हाइट और ब्लैक के बीच में जितने भी कलर वेरिएशंस हैं, वो क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि रेड, ग्रीन और ब्लू की डिफरेंट मिक्सिंग कॉम्बिनेशन है, जिससे कि वो कलर फॉर्मेशन होता है या फिर हमें दिखता है। तो वी आर बेसिकली ट्राइक्रोमैट। क्या होते हैं हम? ट्राइक्रोमैट। एक और कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं टेट्राक्रोमैट। टेट्रा में बेसिकली रेड, ग्रीन और ब्लू कलर तो देख सकते हैं, प्लस में दे कैन विजुअलाइज द यूवी रेज। यूवी रेज को भी देख सकते हैं। ऐसा जो टेट्राक्रोमैट का एग्जांपल है, उसका एग्जांपल है हनी बी। ये आपको जानने में शायद नई चीज लगे, पर हनी बी इज एक्चुअली टेट्राक्रोमैट। हमें क्या लगता है कि ये फ्लावर पिंक कलर का है और हनी बी इस पे आके बैठ गई है और इसका जो नेक्टर है वो कलेक्ट करके लेके जाएगा और क्या करेगा? वो हनी क्रिएट करेगा। पर वो चीज हमें तो पिंक दिख रही है, पर हनी बी को क्या दिखेगा? कोई दूसरा कलर दिखेगा। इसलिए उनको बोलते हैं टेट्राक्रोमैट। तो क्रोमोप्लास्ट समझ में आया? जहां पे कलर स्टोरेज होता हो उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब का जहां पे फूड का स्टोरेज होता है। क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। तो ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक होता है अमाइलोप्लास्ट, एक होता है इलेयोप्लास्ट और एक होता है एल्यूरोप्लास्ट। 3 टाइप के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। ये आप लिख लीजिए क्योंकि ये चीज एनसीईआरटी में आपको अवेलेबल नहीं रहेगी और ये पूछी जाने वाली चीज। अमाइलोप्लास्ट बेसिकली स्टोरेज ऑफ, मैं आपको बोल रहा हूं, आप ये साथ में लिख लीजिए। रॉ डायग्राम में आप जैसे कॉपी में स्क्रिबल करते हैं वैसे कैसे भी लिखना है आप लिखिए उसको। स्टोरेज ऑफ फूड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब क्या? इट्स अ टाइप या फॉर्म ऑफ प्लास्टिड वेयर स्टोरेज ऑफ फूड हैपेंस। उसके बाद उसके 3 टाइप, अमाइलोप्लास्ट, AMYLOPLAST अमाइलोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट, ELAIOPLAST
And next, aleuroplast, ALEUROPLAST, aleuroplast. अमाइलोप्लास्ट का मतलब ये होता है स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये इसके साथ लिखिए, क्या लिखेंगे अमाइलोप्लास्ट में? स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इलेयोप्लास्ट में आपने लिखना है स्टोरेज ऑफ फैट्स या लिपिड्स, फैट्स स्लैश लिपिड्स। फैट की स्टोरेज इलेयोप्लास्ट कहलाती है। और एल्यूरोप्लास्ट क्या होगा? स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स। एल्यूरोप्लास्ट में क्या होता है? स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स। क्या ये बात यहां तक क्लियरली समझ में आ रही है सबके? सिर्फ मेरे को यस या नो में आंसर दीजिए। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, ओके यस यस यस, 3 यस आए, यस 4 यस, 5 6 7 8, राइट? क्लियर है? क्लियर है? ओके, लेट्स मूव। सो वी वर डिस्कसिंग क्लोरोप्लास्ट। ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। इसमें आपने डायग्राम देखा होगा, ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस एक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड बोलते हैं, ठीक है। इस टैग को क्या बोलते हैं? ग्रैनम। ऐसे ही दो स्टैक्स या मल्टीपल स्टैक्स से जो कनेक्टिंग जो लिंक होती है, ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फेड चैनल और स्ट्रोमल। फ्रेड चैनल और स्ट्रोमल लैमेली बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जिसमें इसका खुद का सर्कुलर डीएनए होगा। क्या होगा? सर्कुलर डीएनए होगा। इसके पास आरएनए भी होगा। इसके पास 70S टाइप के क्या होंगे? राइबोसोम। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में दो टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। एक होता है 70S, एक होता है 80S। तो 80S राइबोसोम किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल के खुद के प्रोटीन्स बनाने का, वो 80S के थ्रू होते हैं। और 70S राइबोसोम कहां पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। और प्लस यूकैरियोट के क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे दो ऑर्गेनल्स में क्या पाया जाता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है। क्या ये बात क्लियरली समझ में आ रही है? 70S टाइप जो होता है 50 + 30S से मिलकर के बना होता है। कभी किसी दिन हम सेल बायोलॉजी डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे, तब मैं आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी और बताऊंगा कि बेसिकली वहां पे क्या चीज होती है, कॉम्पोजिशन क्या होता है। ठीक है, 70S राइबोसोम समझ में आया। सर्कुलर डीएनए हो गया, आरएनए फ्रैगमेंट हो गया। इसमें जो लिक्विड भरा हुआ होता है या फिर जो इसका लिक्विड होता है या स्पेस में जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के लिक्विड को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, राइट, मैट्रिक्स बोला जाता है उसको, करेक्ट है? तो स्ट्रोमा बोला जाता है और मैट्रिक्स। आपको ये पता होगा, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। आपको अगर लास्ट क्लास में कुछ याद हो तो मैंने आपको एक और स्पेसिफिक चीज बताई थी इस पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट में। जैसे ही ये लिपिड बाइलेयर आउटर मेम्ब्रेन में होती है, वैसे ही लिपिड बाइलेयर इनर मेम्ब्रेन में भी होती है। इन दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। प्लस जो थाइलेकॉइड, जो एक एक स्टैक है, एक एक डिस्क है, उस थाइलेकॉइड की भी मेम्ब्रेन जो होती है वो भी लिपिड बाइलेयर होती है। कैसी होती है? लिपिड बाइलेयर, जिसको सिंगर एंड निकलसन ने 1973 में यूजिंग द विच माइक्रोस्कोप, एटॉमिक माइक्रोस्कोप को यूज करके जो मॉडल प्रपोज किया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर एंड निकलसन ने,
यस, एटॉमिक माइक्रोस्कोप। तो वो जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे, जो किसकी मेम्ब्रेन, जो थाइलेकॉइड की जो बाउंड्री है वो भी कैसी होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। तो एक ऐसा ऑर्गेनल जिसमें 3 मेम्ब्रेन लेयर हो, आउटर, इनर एंड फर्दर। ठीक है, क्लियर है। तो मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी में फर्क होता है कि इस मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, इस मेम्ब्रेन की कैसी प्रॉपर्टी, इन द सेंस आर्किटेक्चरल डिजाइन सेम। क्या है, आर्किटेक्चरल डिजाइन सेम है, लिपिड बाइलेयर है, पर इसकी प्रॉपर्टी मतलब बोले तो कि ये किन किन चीजों को पास होने देगा, वो इसकी खुद की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो गई। इनर मेम्ब्रेन किसको पास होने देगा, वो इसकी खुद की हो गई, और आउटर मेम्ब्रेन किसको पास होने देगा, वो इसकी खुद की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो गई। तो बेसिकली क्या हो गई, तीनों की अपनी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी तो है, बट तीनों में सिमिलरिटी क्या है, आर्किटेक्चरल डिजाइन तीनों का सेम। क्या ये बात समझ में आई? अब मैं आपको एक और चीज यहीं पे बता देता हूं, क्योंकि आगे फिर से आना है। अगर 2 थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये थाइलेकॉइड मान लिया। अब जैसे 2 थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक रखे हुए, तो रखने पे क्या होगा कि कुछ सरफेस जो है दोनों थाइलेकॉइड की टच हो रही है। अगर हम ऑटो में या किसी सीट पे ऐसे बैठे हुए हैं, तो हमारे राइट में और लेफ्ट में कोई पर्सन बैठ सकता है। तो जो पोर्शन हमारा बाजू वाले से टच हो रहा है, तो वो कैसा हो गया, इंटरैक्टिंग पार्ट या फिर आर्टिकुलेशन। जैसे आप जब बोन्स वाला चैप्टर पढ़ोगे तो क्या होता है कि 2 बोन्स के बीच में जब जॉइंट बनता है, कैसा वाला, साइनोवियल जॉइंट या फिर कैसा भी जॉइंट बनता है, तो जो पोर्शन, जो फेस एक दूसरे से टच में आती है या कांटेक्ट होती है, जिससे कि जॉइंट क्रिएट होता है, उस सरफेस को बोला जाता है आर्टिकुलेशन सरफेस या आर्टिकुलर सरफेस। क्या बोला जाता है, आर्टिकुलर सरफेस। वैसे ही क्या बता रहा हूं मैं आपको, 2 थाइलेकॉइड के बीच की जो स्पेस है, जो एक्चुअली जो एक दूसरे से टच हो रही है, क्योंकि क्या है, एक दूसरे के ऊपर स्टैक रखा हुआ है। आप ये मान लो कि इडलियां हैं, और इडलियां कैसी करी हुई है, स्टैक करी हुई है। अब स्टैक करी हुई इडली क्या होगी, जो उसका बेस है, नीचे वाली का टॉप और ऊपर वाली का बेस, दोनों कैसे हो रहे हैं, कुछ सरफेस क्या हो रहा है, टच हो रहा है। जो टच होती हुई सरफेस होगी कहां पे, थाइलेकॉइड या ग्रैनम सिस्टम में, इधर वाले या पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उस पर्टिकुलर सरफेस को क्या बोलते हैं, अप्रेस्ड। क्या बोलते हैं इसको, अप्रेस्ड सरफेस। अप्रेस्ड मतलब कैसी, जो चिपकी हुई है या इंटरैक्ट कर रही है, उसको अप्रेस्ड सरफेस बोलते हैं। और जो सरफेस इंटरैक्ट नहीं करती है, जो फ्री है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, नॉन अप्रेस्ड। क्या बोला जाता है, नॉन अप्रेस्ड। क्योंकि इस चीज का बताना यहाँ इसीलिए जरूरी था, क्योंकि आगे जब आप फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 समझेंगे, तब वहां पे अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड सरफेस की बात आएगी कि 1 किस पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है, 2 किस पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है। क्या आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्लियर है, राइट? चलो अब इसी से हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए कुछ एक नई इंफॉर्मेशन, कैसे आपने इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा, क्या होता है ये, इट्स अ पिगमेंट। पिगमेंट क्या करता है, लीफ को ग्रीन दिखाता है। और क्लोरोफिल का बेसिक काम क्या है, क्लोरोफिल का बेसिक काम क्या है, एनीवन, कोई घर से रिप्लाई करना चाहता तो रिप्लाई कर सकता है। पिगमेंट फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस इज अ वेरी लार्ज प्रोसेस।
एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है क्लोरोफिल? ग्रीन कलर पिगमेंट स्टोर टू ट्रैप द लाइट एनर्जी। परफेक्ट। टू ट्रैप लाइट को ट्रैप करने का काम करता है। पर फ्रेंड्स आपको एक और नई इंफॉर्मेशन बताता हूं, क्लोरोफिल खुद डायरेक्टली सनलाइट को कभी रिसीव नहीं करता। भले ही वो एक्सपोज्ड जरूर है, पर क्लोरोफिल डायरेक्टली कभी भी सनलाइट को रिसीव नहीं करता है। उसको रिसीव करने के लिए दूसरे पिगमेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं फाइकोबिलीन्स। ये थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। बोर्ड के हिसाब से ये चीज तो आउट ऑफ सिलेबस, बोर्ड के हिसाब से दिस फाइकोबिलीन टर्म इज आउट ऑफ सिलेबस, मैं आपको क्लियर किया। पर नीट के कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये शायद इंफॉर्मेशन काम आ सकती है नीट एग्जाम कि फाइकोबिलीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। ट्रैप कैसे करते हैं? इसमें बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं लीचिंग। तो लीचिंग के कारण क्या होता है, ये ट्रैप होते हैं। ये ट्रैप होने के बाद इलेक्ट्रॉन एनर्जी के फॉर्म में जो जंपिंग का होता है ना, ये रिसीव करेंगे और ये उस एनर्जी को किसको ट्रांसफर कर देंगे, क्लोरोफिल को ट्रांसफर कर देंगे। एंड फर्दर क्लोरोफिल का जो स्पेसिफिक काम है वो परफॉर्म करना। ठीक है, अभी फाइकोबिलीन्स में इरेज करता हूं। पहले हम इस पर्टिकुलर पिगमेंट की बात कर लेते हैं। लीचिंग प्रोसेस याद नहीं रखना है हमें, लीचिंग प्रोसेस याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फाइकोबिलीन्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कलेक्ट करते हैं और वो उस एनर्जी को किसको ट्रांसफर कर देते हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देते हैं। सिर्फ इतना याद रखना है, लीचिंग प्रोसेस के बारे में आप भूल जाए। अब हम क्लोरोफिल की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल में इसका केमिकल फॉर्मूला याद होना जरूरी है नहीं है, वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना। अगर मार्क्स चाहिए तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा, क्लोरोफिल के कितने टाइप्स होते हैं, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल होते हैं। बैक्टीरिया का क्लोरोफिल अलग होता है, सबके केमिकल फॉर्मूले अलग अलग। आपको सिर्फ इसके बारे में ध्यान रखना है, किसके बारे में, ए और बी के बारे में। क्या, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बारे में आपको ध्यान रखना। अब इनके दोनों के केमिकल फॉर्मूले में लिख रहा हूं, वो आप लिखिएगा। C55 H72 O5 N4 NMG। क्या है, C55 H72 O5 N4 NMG। तो इसमें सेंट्रल मेटल एलिमेंट कौन सा हो गया, सेंट्रल मेटल मैग्नीशियम। मेटल पूछा है, पीरियोडिक टेबल, अगेन आई एम नॉट अ केमिस्ट्री टीचर, पर मेरे को इतना तो पता है पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल किसको बोला जाता है, मैग्नीशियम इज द सेंट्रल मेटल एटम। वैसे ही हीमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, आयरन, राइट। इसमें भी स्ट्रक्चर क्या होता है, पोरफायरिन रिंग होती है, 4 पोरफायरिन रिंग्स पे बीच में एक मैग्नीशियम लगा रहता है। हमें स्ट्रक्चर से कोई मतलब, उसमें क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द स्ट्रक्चर, हमें सिर्फ ए और बी के बीच का डिफरेंस है। क्या, इसमें होता है C55, H होता है 70, ऑक्सीजन हो जाता है 6, N 4 ही रहता है और Mg। ठीक है, तो डिफरेंस आपको क्या दिख रहा होगा, इसमें 2 हाइड्रोजन कम हो गए और 1 ऑक्सीजन क्या हो गया है, बढ़ गया है।
यस, राइट। तो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि पोरफायरिन रिंग में सेकंड पोरफायरिन रिंग पे एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, वहां पे क्या होता है, यहाँ इस पर्टिकुलर केस में किसमें, क्लोरोफिल ए के केस में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, CH3 लगा होता है। और वहीं बी के केस में सेम पोजीशन पे CHO होता है। नाइस अमरीश, CHO इज एल्डिहाइड। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बीच में। ठीक, अब क्लोरोफिल किस तरीके से पैकिंग किया जाता है। So basically स्नेहा, what we are discussing, क्लोरोफिल का हम केमिकल फॉर्मूला देख रहे हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, ये पिगमेंट्स की डिस्कशन कर रहे हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट की बात कर रहे हैं। उसके केमिकल फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, क्लोरोफिल ए में 55 कार्बन, 72 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 एंड 1 मैग्नीशियम। ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। मैग्नीशियम दोनों में कॉमन है, सेंट्रल मेटल एलिमेंट जो है वो मैग्नीशियम होता है, ये ध्यान रखिए। जैसे हीमोग्लोबिन के केस में आयरन होता है, वैसे यहाँ पे मैग्नीशियम होता है, पर वहां पे एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 एटम होते हैं किसके, आयरन के, पर यहाँ पे सिर्फ एक एटम है किसका, मैग्नीशियम। क्या ये बात क्लियर है? अब हम क्या देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में डिफरेंस। देखो, अगर आपको कार्बन के नंबर और हाइड्रोजन के नंबर आपने याद कर लिए तो बाकी सब चीजें आपको याद रह जाएंगी। कैसे? 55 और 72 आप याद रख लीजिए, एक का याद रखिए, किसका, ए का याद रखिएगा, किसका, ए का याद रखिए। ए का याद रख लिया, ए का याद कैसे रखोगे कि ए का हमने याद कर लिया कि कार्बन 55 है, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 एंड मैग्नीशियम। इसके क्या होता है, जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें पोरफायरिन, सेकंड पोरफायरिन रिंग जो होती है उसमें एक एंड पे CH3 मिथाइल ग्रुप होता है। क्या होता है, मिथाइल ग्रुप। उसी लोकेशन पे अगर CHO आ जाए विच इज अ एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो चेंज क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन कम हो गए, सीधे एक ऑक्सीजन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन कम कर दो और एक ऑक्सीजन बढ़ा दो, क्या हो गया, क्लोरोफिल डी। ये बेसिकली क्वेश्चन कैसे बना देते हैं, मैच द कॉलम के क्वेश्चन में घुसा देते हैं। मैच द कॉलम का क्वेश्चन ऐसा है कि जहां पे 3 से 4 कॉन्सेप्ट एक साथ, 3 से 4 5 कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्या होता है ना, मैच करना, वहां पे आपको 4-5 कॉन्सेप्ट एक साथ घुसा दिए, आपका कॉन्सेप्ट टेस्टिंग हो गया कि जहां जहां, जैसे इस बार का अगर आप 2020 का जो नीट का पेपर जो था फर्स्ट वाला उसको देखोगे, उसमें मैच द कॉलम के क्वेश्चंस काफी सारे थे। और मैच द कॉलम के क्वेश्चंस बड़े ज्यादा होने के कारण क्या होता है, देखो एक तो क्या होता है स्कोरिंग क्वेश्चन। कैसे, अगर आपने 2 या 3 आपने क्लिक कर लिए तो क्या हो जाता है, सिर्फ आपको 2 या 3 ही चीज पता होनी चाहिए, 4 मैच करना है या 5 मैच करना है। अगर 5 में से 2 ऐसे क्लिक कर लिए जो क्रूशियल थे तो आपको आंसर मिल जाएगा, 5 में से 3 क्लिक कर दिए तो आपको आंसर तो शॉर्ट मिलना ही मिलना है। ये बात समझ में आ रही है? आपको 5 की 5 चीजें नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, 3 पता हो तो आपका क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। ठीक है, ए और बी के बीच में डिफरेंस समझ में आया ना। मैं आपको कुछ एक नया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं कि क्लोरोफिल की पैकेजिंग किस फॉर्म में होती है। क्या होता है, क्लोरोफिल की पैकेजिंग किस फॉर्म में होती है वो आपको ध्यान रखना है। कैसे, वो चीज मैं आपको बताता हूं। इसकी पैकेजिंग होती है, इसको बताया था पार्क एंड बिगिंस नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वांटाजोम। क्या बोलते हैं, क्वांटाजोम। तो क्वांटाजोम किसने बताया था, पार्क एंड बिगिंस ने बताया था। क्या कि क्लोरोफिल की जो पैकेजिंग होती है वो क्वांटाजोम।
अब एक क्वांटाजोम में क्या होता है, तीन चीजें होती है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। क्या होते हैं, तीन चीजें होती है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। एक क्वांटाजोम में कितने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, 160। कितने क्लोरोफिल बी, 70। कितने कैरोटीनॉइड्स, 50। ये लिख लीजिए। हमने एक क्वांटाजोम का कॉम्पोजिशन लिखा है, क्लोरोफिल ए के 160 मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल बी के 70 मॉलिक्यूल्स, और नहीं, ज़ैंथोफिल अलग से होता है, ज़ैंथोफिल अलग से होता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। अभी आप सिर्फ क्लोरोफिल देखिए, अभी पिगमेंट्स बताने और बाकी है, एनसीईआरटी से एडिशनल कुछ चीजें हम बताएंगे आपको। पहले ये देख लीजिए ज़ैंथोफिल क्या होता है, कौन सी कैटेगरी में आता है वो पिगमेंट, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। कहाँ मिलता है, क्या करता है, वो बहुत सारी चीजें हैं, पर उसको आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ कुछ दो लाइंस में हमें उसको चीज को स्टडी करना है, वो मैं आपको बता दूं। आपने क्वांटाजोम लिख लिया, राइट, क्लियर है? क्या इतना चीज समझ में आया है? हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट पिगमेंट। ये कौन सा था, ये हमने फर्स्ट पिगमेंट पढ़ा है, कौन सा, क्लोरोफिल। कैरोटीनॉइड्स दूसरा पिगमेंट है, कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स को क्या बोला जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड में अगर मैं बोलूं, इनको प्रोटेक्टिव पिगमेंट्स और शील्ड पिगमेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटेक्टिव पिगमेंट्स और शील्ड पिगमेंट्स बोला जाता है। तो शील्ड किसको करते हैं, क्लोरोफिल को बचाना है। किसको बचाना है, क्लोरोफिल को बचाना है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया या फिर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, उसके कारण क्या हो सकता है, वो पिगमेंट डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो उसी से बचाने के लिए शील्ड पिगमेंट्स। अब इसकी कुछ कैटेगरी है। पहली कैटेगरी आपने शायद ये सुना हो, कैरोटीन। इसमें आपने कुछ एग्जांपल सुना होगा क्या, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, कैरेट, यस कैरोटीन, कैरोट, जो कैरोटीन कलर जिसमें कैरोटीन पिगमेंट ज्यादा ज्यादा अमाउंट में होता है। बीटा कैरोटीन कैरेट में पाया जाता है। इस बीटा कैरोटीन से क्या बनता है, ये किसका प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है, कोई बता सकता है? ए क्या, राइट, विटामिन ए का प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है। अगर बीटा कैरोटीन ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप खाते हो तो उसी बीटा कैरोटीन को बॉडी प्रोसेस करके विटामिन ए में कन्वर्ट कर सकती है। विटामिन ए का नेम, विटामिन ए को क्या बोलते हैं,
विटामिन सी को क्या बोलते हैं? रोडोप्सिन। कहाँ पहुंच गए भाई? रोडोप्सिन तो ना बोलते हैं। विटामिन ई का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ई का नाम क्या है? रेटिनॉल। ये नाम याद करने पड़ेंगे। विटामिन ए का बी में, बी इज अ कॉम्प्लेक्स जिसमें 1 2 3 6 12 अलग अलग टाइप के होते हैं। विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। पक्का? नहीं। विटामिन सी का नाम क्या होता है? विटामिन सी होता क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। मैंने बोल दिया था एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है उत्कर्ष। पक्का? लॉक करना है? 1 करोड़ का तो क्वेश्चन नहीं है, ये ध्यान रखना। बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है। ओके, केमिकली क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड में? चलो कोई बात नहीं, केमिकली अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है, नाम सिर्फ आपको इतना याद है, दैट इज वेरी गुड। आई एम हैप्पी। वीडियो लैग हो रहा है यार। देखो दो चीजें हो सकती है, या तो मेरे इधर से नेटवर्क का थोड़ा बहुत इशू रहेगा, या फिर आपके एंड पे होगा। उसके यहाँ पे हो रहा होगा मोक्ष, आपके यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं। वॉइस इज क्लियर? राइट, चल आगे बढ़ते हैं। कैरोटीन समझ में आया? कैरोटीन में बीटा कैरोटीन समझ में आया, कैरेट में मिलता है। लाइकोपीन एक और मैंने लिखा है, LYCOPENE, लाइकोपीन। ये टोमेटो में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है टोमेटो। केमिकल फॉर्मूला आप देख रहे हैं, C40H56 लिखा है मैंने। भाई मैंने खुद ने टोमेटो का नहीं, पिगमेंट का फॉर्मूला बेटा। टोमेटो का फॉर्मूला कैसे होगा यार? कैसी बात करता तू? 11th में आके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा। राइट, लाइकोपीन किस में पाया जाता है? टोमेटो में। अगर आप देखोगे तो C40 और H56, आपको कोई ये समझ में आ रहा है कि कौन सी कैटेगरी का केमिकल होगा? ये कौन सी कैटेगरी का केमिकल होगा? कोई बोल सकता है घर से? C40H56, इसको कौन सी कैटेगरी में मैं डालूंगा? I am not a chemist, but I am asking you a question. बताइए। राइट, कौन सी कैटेगरी में रखूंगा मैं इसको? C40H56। इस केमिकल फॉर्मूले को देख के आपको कुछ क्लिक करता है कि किस कैटेगरी में रख सकता हूं मैं? ब्रॉड कैटेगरी। इट्स अ प्योर हाइड्रोकार्बन। नहीं बीटा कैरोटीन की कैटेगरी में तो ये दोनों आ गए। नहीं, हाइड्रोकार्बन बेटा, हाइड्रोकार्बन, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसी में जो दूसरा टाइप जो मैं बताने वाला हूं, दैट इज ज़ैंथोफिल, जिस के बारे में आप में से किसी एक ने अभी पूछा था क्या? ज़ैंथोफिल। सर ज़ैंथोफिल पिगमेंट नहीं होता है क्या? होता है, उसका अलग यूज है।
वो येलो कलर का होता है, ठीक है। आपका जो लीव्स में जो छोटी लीव्स होती है, यंग लीव्स होती है, उसमें पाया जाता है। फिर ज़ैंथोफिल की अलग अलग कुछ कैटेगरीज वगैरह होती है। ज़ैंथोफिल पाया जाता है आपका वहां पे ब्राउन एल्गी में, जो फ्यूकोज़ैंथिन बोलते हैं जिसको। ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर की क्यों दिखती है? क्योंकि फ्यूकोज़ैंथिन होता है। ज़ैंथोफिल बेसिकली क्या है? इट्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म या ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटीन्स। कैसे? अगर मैं इसी में एक कैरोटीन की बात कर रहा हूं, डेरिवेटिव जो है ज़ैंथोफिल, राइट, कंटेन्स ऑक्सीजन। इसमें C40H56 O2 ल्यूटीन, LUTEIN, ल्यूटीन। ज़ैंथोफिल और कैरोटीन में आपको डिफरेंस समझ में आया? देखो दोनों के दोनों कैरोटीनॉइड्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, पर कैरोटीन क्या है? इट्स अ प्योर हाइड्रोकार्बन, और ज़ैंथोफिल में क्या आ जाता है? ऑक्सीजन आ जाती है, ल्यूटीन। ये सिर्फ एग्जांपल के फॉर्म में आपको सिर्फ बताया डिफरेंस, याद नहीं करना। इसमें सिर्फ आपको याद क्या रखना है? फ्यूकोज़ैंथिन याद रखना है। क्यों? क्योंकि फ्यूकोज़ैंथिन के कारण क्या होता है? ब्राउन एल्गी को कलर मिलता है। किससे? फ्यूकोज़ैंथिन से। यस मोक्ष, राइट। क्या मिलता है? ब्राउन कलर टू एल्गी। कौन सी? ब्राउन एल्गी। इसीलिए ब्राउन एल्गी का दूसरा नाम क्या है? एक होती है रेड, एक होती है ग्रीन, एक होती है ब्राउन। रेड एल्गी को बोलते हैं रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी को बोलते हैं क्लोरोफाइसी, और ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हैं? थियोफाइसी, राइट। क्या ये बात समझ में आ गई? थियोफाइसी, राइट, ठीक है। तो ये दो पिगमेंट आपके हुए, कौन से? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी बात करी थी, किसकी? फाइकोबिलिन्स की। मैंने आपको ये बताया था कि दीज आर द एक्चुअल पिगमेंट्स जो लाइट को कलेक्ट करते हैं और उसको किसको ट्रांसफर कर देते हैं? Does xanthophyll has any role in senescence? I guess I'm not sure, पर शायद नहीं होता है। सेनेसेंस में एजिंग के कारण जो कलरेशन होगा, that is a different thing. सेनेसेंस बेसिकली क्या होती है? एजिंग होती है, ठीक है। उसमें एजिंग में आपके दो हार्मोन्स रिस्पांसिबल हो सकते हैं, या तो आपका इथाइलिन होगा सेनेसेंस को जो प्रमोट करता है, और दूसरा हो सकता है क्या? एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड इज अ स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। ज़ैंथोफिल का एज सच कोई रोल नहीं है सेनेसेंस में, वो कलर वैसा हो जाता है, दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन। पर रोल एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कि वो रोल होगा कि नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि ज़ैंथोफिल का कोई रोल होगा उसमें, ठीक है। फाइकोबिलिन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनको बिली प्रोटीन भी बोलते हैं। Also called as Billy proteins, ठीक है। इसमें एक स्टेटमेंट लिख लो,
they absorb sunlight and transfer to chlorophyll A. यस, सब कुछ माइक्रोस्कोपिक ही होगा। नेकेड से क्या दिखेगा? केमिकल स्ट्रक्चर तो नहीं दिख पाएगा। इसके 3 टाइप्स, इसके फाइकोबिलिन्स के 3 टाइप्स, फाइकोसाइनिन ब्लू कलर्ड, फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर, स्पेलिंग मैंने मिस्टेक करी है, एरिथ्रिन रेड कलर, एलोफाइकोसाइनिन ब्लू कलर। इसी में से एक पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है जो रेड एल्गी को कलरेशन देता है। दिख रहा है कौन सा? फाइकोएरिथ्रिन क्या देता है? रेड एल्गी को रेड पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है। क्या ये बात क्लियर है? समझ में आई है हमें? ये थे पिगमेंट्स, ठीक है। लिख लिया है सबने? अब आप लोग घर पे जो बैठे हुए हैं एनसीईआरटी ओपन करिए, जिसमें कि स्पेक्ट्रम वाला जो पेज है जहां पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम जहां पे इमेजेस दी हुई है। हाँ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और क्या दिया हुआ है? एक्शन स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। ये स्पेक्ट्रम्स को किसने दिया था? किस साइंटिस्ट ने दिए थे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिए थे? जिन्होंने साइंटिस्ट के नाम पढ़े थे उन्होंने कुछ देखा, याद किया कुछ? कैसे ही? नहीं, मैक्सवेल नहीं रे, टीडब्ल्यू एंग्लेमान। मैक्सवेल या भैया आईपीएल खत्म हो गया है, ग्लेन मैक्सवेल कुछ नहीं कर पाया। 10 करोड़ में खरीदा था उसको, किसने? किंग्स 11 ने। एनीवेज, उसकी किस्मत नहीं चली, उसको गालियां थोड़ा दे सकते हैं। ओके, किंग्स 11 पंजाब, हाँ भाई पंजाब, बढ़िया। सो टीडब्ल्यू एंग्लेमान, यस, टीडब्ल्यू एंग्लेमान ने क्या दिया था? स्पेक्ट्रम्स दिए थे, प्रपोज किए थे, स्पेक्ट्रम्स प्रपोज किए थे, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम में जो एनसीईआरटी की जो लाइंस है उसमें ध्यान से पढ़ना
और मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं पे क्या हो जाते हैं बच्चे, कंफ्यूज हो जाते हैं और उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने में गलती होती है, राइट। उस पहले इमेज को देखना, पहले स्पेक्ट्रम को देखना, जिसमें आपको तीन, एक तो बॉक्स जैसा बना हुआ है पूरा, उसमें आपको दिखाया जा रहा होगा क्लोरोफिल ए का ग्राफ, किसका, क्लोरोफिल ए का ग्राफ, क्लोरोफिल बी का ग्राफ, और किसका ग्राफ दिखाया जा रहा होगा, कैरोटीन का ग्राफ दिखाया। एक्स एक्सिस पे क्या है, वेवलेंथ है, क्या है, वेवलेंथ है। कहां से दिख रही है, ब्लू से लेके रेड तरफ जा रही है, 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होके 700 नैनोमीटर तक जा रही है। ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम, विबग्योर। कहां से लेके 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक की रेंज क्या होती है, इसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम, जो हमें दिखता है, विबग्योर, राइट। अब ध्यान से देखिएगा कि हो क्या है। इस ग्राफ को सिर्फ बुक में देखते जाइए, मैं आपको वहां पे पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको क्या पॉइंट याद रखना। उस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखना तो आपको एक्स एक्सिस पे ब्लू और रेड शायद कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, पर आप लिख सकते हो जो स्टार्टिंग की जो ग्राफ कर्व जो स्टार्टिंग में आ रही है, वाई एक्सिस के पास में आ रही है, उसी के नीचे आप ब्लू वेवलेंथ लिख सकते हो, और जो लास्ट पे जो कर्व जो आ रही है ऊपर जैसे पीक्स आ रहे हैं, उसके नीचे आप रेड लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, रेड लिख सकते हो। क्लियर है। अब उसके बाद जो पहली पीक्स दिख रही है, तो उसी ग्राफ में अगर आप देखोगे कि पहली पीक आपको दिख रही होगी क्लोरोफिल ए की आती है। ग्राफ जो स्टार्ट हुआ है क्लोरोफिल ए का पीक आते हुए दिख रहा है, और दूसरा उसी में आपको ग्राफ दिख रहा होगा क्लोरोफिल बी की पीक थोड़ी ऊपर जा रही है। क्या हो रहा है, क्लोरोफिल बी की पीक थोड़ी ऊपर जा रही है। तो ए और बी के कर्व्स क्लियर अलग अलग दिखे, ये ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि इमेज फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो इमेज फॉर्मेट के क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं वो लोग, इनको निकाल देते हैं, लेजेंड्स को निकाल देंगे और वहां पे आपको दिख देंगे ए बी और सी, और ए बी और सी को नाम। वैसे तो अभी इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है पिछले 3 साल से, जब से नीट हुआ है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, तब से इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। 17 18 17 18 19 20 20 तक हो गए, 3-4 साल हो गए इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं। ठीक है, क्लियर है बात। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड के ग्राफ देख रहे हैं हम, किसमें, हम पहली बात कर रहे हैं किसकी, एब्जॉर्प्शन की। किसकी बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन की ही बात कर रहे हैं अभी, कि कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करने वाले हैं। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो देखो स्टेटमेंट कैसे बनता है। पहला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट साथ में लिखते जाइएगा, या तो एनसीईआरटी में वही साइड में लिख लीजिए या फिर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल बी absorbs more in blue wavelength as compared to chlorophyll A. This is the first statement. क्या ये आपको ग्राफ से समझ में आ रहा है, क्योंकि पीक जो है वो पीक क्लोरोफिल बी की ज्यादा ऊपर जा रही है as compared to क्लोरोफिल ए। क्या ये पॉइंट स्टेट ये समझ में आया, पहला स्टेटमेंट समझ में आया, क्या बोला, क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब्स मोर इन ब्लू वेवलेंथ एज कंपेयर्ड टू क्लोरोफिल ए। इसी ग्राफ में आगे देखोगे सेकंड स्टेटमेंट, क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स
more in नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट लिखिए, मैं आपको रिपीट करके बोल रहा हूं। क्लोरोफिल ए एब्सॉर्ब्स मोर इन रेड वेवलेंथ एज कंपेयर्ड टू क्लोरोफिल बी। आपको ग्राफ की लाइन से समझ में आ जाएगा कि पीछे जाके ग्राफ जो बॉक्स के फॉर्म में जैसा बना हुआ है, राइट, इसमें इस साइड पे आपके लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, ब्लू वेवलेंथ में आपको क्या दिख रहा होगा, क्लोरोफिल ए की पीक और क्लोरोफिल बी की। तो क्लोरोफिल बी जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है किसमें, ब्लू रीजन में एज कंपेयर्ड टू क्लोरोफिल बी। आगे बढ़ोगे तो क्या है, क्लोरोफिल ए की पीक ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू क्लोरोफिल बी, और वो कौन सा रीजन हो जाता है, रेड वेवलेंथ का रीजन हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ में आया? घर पे ऑनलाइन जो देख रहे हैं क्लास, ओके, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लियर हुआ, राइट। अब इसी स्पेक्ट्रम को यही होल्ड करके रखना। नेक्स्ट इमेज देखिए, क्या देखना है नेक्स्ट इमेज, एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या देख रहे हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं कि एक्शन हुआ। अब हमें एक्शन कैसे दिखेगा, प्लांट्स तो अपना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, हमें क्या दिख रहा है, देखने के लिए कुछ तो सिस्टम सेट करना पड़ेगा। उसी बॉक्स को, ग्राफ को ध्यान से देखिए, आपको नीचे अगेन एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा होगा, वेवलेंथ दिख रही होगी, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। क्या लिखा हुआ दिख रहा है, ब्लू, ग्रीन एंड रेड दिख रहा है, ब्लू, ग्रीन और रेड। और y एक्सिस पे आपको क्या दिख रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस measured by release in the terms of O2। जितनी ज्यादा O2 रिलीज होगी उतना ही ज्यादा बोला जाएगा क्या, कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। बात क्लियरली समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए, अगर उसी ग्राफ को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करता हूं, नॉट एग्जैक्टली सेम एज जो बुक में दिया हुआ है, मैंने आपको सिर्फ एक रॉ बताया। अगर यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे रेड है, तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, अगर यहाँ पे परसेंटेज O2 रिलीज की बात करी, रेट, सॉरी परसेंटेज नहीं, रेट, तो जितना ज्यादा O2 रिलीज होगा उसका मतलब क्या, उतनी ही ज्यादा एक्शन हो रही है, उतना ही ज्यादा फास्ट क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ध्यान से देखिए, ब्लू रीजन में कुछ खास ऊपर नहीं गया, स्टार्टिंग पॉइंट और पीक पॉइंट तक अगर आप देखोगे तो कोई खास ग्रोथ नहीं है, किसकी, रेट ऑफ O2 रिलीज। और अगर ग्रीन तरफ जाओगे तो क्या हो रहा है, डिप जा रहा है। क्या हो गया इसमें, रेट एकदम गिर गई। क्यों गिर गई, क्योंकि ग्रीन तो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसी कारण से तो ये सरफेस क्या दिखती है, ग्रीन दिखती है। पिगमेंट ग्रीन क्यों दिखता है, क्योंकि ग्रीन वेवलेंथ क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। और इसी को आप आगे देखोगे तो ग्रीन से टुवर्ड्स रेड तरफ जाओगे तो क्या दिखेगा आपको, अगेन देयर इज अ पीक। अब देखो ग्रीन से पीक की देखो कैसी जा रही है, ऊपर,
कैसा जा रहा है, ऊपर। तो बेसिकली अगर आप ब्लू और रेड में कंपैरिजन करोगे तो क्या होता है, आप स्टेटमेंट यहाँ क्या लिखोगे, rate of O2 release is more in red as compared to क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, the rate of O2 release is more in red wavelength as compared to blue wavelength. क्या ये बात यहाँ तक क्लियरली समझ में आई है कि रेड में फोटोसिंथेसिस की रेट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्लू वेव। अगर आपने प्योरली रेड लाइट लगा दी, एक बॉक्स है या फिर एक एरिया है जहां पे आपने प्लांट ग्रो करना है और वहां पे आपने रेड लाइट लगा दी है जो 700 नैनोमीटर की रेंज में, मतलब बेसिकली 670 से लेके 710 तक की रेंज की आपकी वेवलेंथ आ रही है, और वो लगा दी तो प्लांट की जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कैसी होगी, ज्यादा होगी। और उसी सिस्टम को कंपेयर करोगे जब ब्लू वेवलेंथ की लाइट से, जो कि 400 से 460 वेवलेंथ की रेंज होती है, तो वहां पे आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलेटिवली कम है। क्या ये बात यहां तक समझ में आई है? अब क्या करो, ये एक्शन ग्राफ और जो अब्सॉर्बेंट ग्राफ है उसको मर्ज करो, द थर्ड इमेज। क्या एनसीईआरटी में आपको थर्ड इमेज दिख रही है? ओके, राइट। अब उस थर्ड इमेज में देखोगे तो आपको क्लोरोफिल ए का नीचे से ग्राफ दिख रहा होगा। इधर से देखो, शायद मैं तो इधर से बता रहा हूं ऐसा, और आपके इधर से देखोगे तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर आप इसमें ग्राफ देखोगे तो क्लोरोफिल ए की क्या बता रहे हैं, अब्सॉर्बेंस। क्या बता रहे हैं, क्लोरोफिल ए का अब्सॉर्बेंस बता रहे हैं, और वही क्या बता रहे हैं, एक्शन। जो ऊपर वाला जो ग्राफ है ये वाला मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होता है कि लाइट एब्सॉर्ब जो है वो क्लोरोफिल ए में कहां ज्यादा होती है, जिन लीव्स का कलर ग्रीन नहीं होता है उनमें सिस्टम ऐसा होता है कि पिगमेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट रहती है, जिसके कारण वो कलर जो है वो आपको ग्रीन नहीं दिखता है, पर क्लोरोफिल की अमाउंट तो रहती ही रहती है। फोटोसिंथेसिस करवाने वाला क्लोरोफिल ही है, ज़ैंथोफिल नहीं करवा सकता, कैरोटीनॉइड्स नहीं करवा सकते, करवाने वाला तो क्लोरोफिल ही रहेगा। हाँ, ये रहेगा कि क्लोरोफिल का अमाउंट कम है, जिसके कारण आपको वो सरफेस ग्रीन नहीं दिख रही है, पर काम तो हो। ये बात समझ में आई? तो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो चलेगा ना, वैसे भी ग्रीन की वेवलेंथ में तो फोटोसिंथेसिस की रेट कुछ हो ही नहीं रही है। अरे ग्राफ से भी तो समझेंगे ना, एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या बोला है, ग्रीन रिफ्लेक्ट तो हो गया क्योंकि ग्रीन कलर दिख रहा है, ग्रीन रिफ्लेक्ट हो गया, पर अगर हम उसके एक्शन स्पेक्ट्रम से कंपेयर करेंगे तो ग्रीन की वेवलेंथ पे या ग्रीन की लाइट पे कोई रेट आ ही नहीं रहा है ना। अगर मैंने एक कमरे में, चलो आपने एक कलरफुल प्लांट रख दिया जिसकी लीफ कलर्ड है और उसमें आपने ग्रीन कलर इंसिडेंट करा दिया, अब वो ग्रीन कलर से कोई रेट फोटो रिलीज हो ही नहीं रही है, इसका मतलब क्या, ग्रीन लाइट इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर, राइट। सो ब्लू ग्रीन रेड। अब इसमें देखोगे तो ऑटो रिलीज हमने क्या करा, अब्सॉर्बेंस, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, या फिर ऐसे बोलेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम और अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इन दोनों को मर्ज कर दिया। नीचे वाला जो कर्व उसी में दिख रहा होगा थर्ड इमेज में, आपको क्लोरोफिल ए, क्या क्लोरोफिल ए के एब्सॉर्बेंस ग्राफ दिखा रहा है, और उसी के ऊपर क्या दिखा रहा है,
एक्शन स्पेक्ट्रम दिखा रहा है, तो दिस गिव्स यू द इंफॉर्मेशन के कहां ज्यादा होता है, एक्शन जो है वो रेड वेवलेंथ में ज्यादा होता है। दो चीजें प्रूव होंगी, एक क्या कि एक्शन स्पेक्ट्रम रेड वेवलेंथ में ज्यादा होगा, मतलब रेट ऑफ फोटो रिलीज रेड में ज्यादा होगा, और दूसरा क्या, रेड में ही क्या, क्लोरोफिल ए का अब्सॉर्बेंस ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू बी। दिस प्रूव्स कि क्लोरोफिल ए इज द मेजर पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस। हमने क्वांटा जोन भी पढ़ा था, तीन चीजें थी, क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स। इसमें ए था 160 मॉलिक्यूल, बी था 70 मॉलिक्यूल और कैरोटीनॉइड्स थे 50 मॉलिक्यूल्स। ए का अमाउंट ज्यादा है ना, ठीक है। ए इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट, एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया सबको? घर पे, ऑनलाइन, क्लियर है? राइट राइट और यस ओके। और किसी को किसी चीज में डाउट है पूछ लीजिए। अब एक छोटा, ओके नो इश्यू, कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो में जब एक क्लास का वीडियो जब पोस्ट होगा तो वो वीडियो देख लेना, तो उसमें आपको सारा बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा। आज हमने बहुत बेसिक चीजें पढ़ी है। अब मैं आपको सिर्फ एक लास्ट सब टॉपिक एक छोटा सा है, रेड ड्रॉप और एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, मैं आपको बता रहा हूं। क्या देख रहे हैं आप? रेड ड्रॉप और एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। एमर्सन ने ही रेड ड्रॉप फिनोमेनन दिया था, इसी ने ही एनहांसमेंट इफेक्ट भी दिया हुआ है। तो साइंटिस्ट एक ही है, एमर्सन ने ये भी दिया है और एमर्सन ने ये भी प्रपोज किया है। अब बेसिकली होता क्या, रेड ड्रॉप में ध्यान से देखिएगा, द रेड लाइट बियॉन्ड क्या 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ की जो लाइट है वो क्या हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रेड लाइट विच इज बियॉन्ड 700 नैनोमीटर, उसको क्या बोलते हैं, रेड लाइट से बियॉन्ड 700 नैनोमीटर के बाद वो वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, एनीवन ऑनलाइन घर पे से, राइट, इंफ्रारेड। क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड बोलते हैं। अब ये इंफ्रारेड क्या कॉज कर सकता है, ये कॉज करता है क्या कॉज करता है, हीटिंग इफेक्ट। इंफ्रारेड लाइट क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, और हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के कारण वो क्या कर सकती है, तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, किसी भी मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जिसमें वो क्या करता है, ऑप्टिमम काम करता है। कैसे, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या, हमारी बॉडी के सारे एंजाइम्स किस पे काम करते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं।
कुछ एक्सेप्शंस जरूर है, वो आपको 12th क्लास में आएगा। वो कहाँ होता है और क्या होता है, हमें एंजाइम्स की बात नहीं पढ़नी, पर कुछ बेसिक प्रोसेस होती है, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। तो बॉडी से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे लोअर टेम्परेचर पे वो स्पर्म्स का ग्रोथ होता है, ठीक है, वो 12th क्लास में। क्लोरोफिल ए में अगर आपने इंफ्रारेड लाइट प्रोवाइड करी है, उसके कारण हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, तो हीटिंग के कारण क्या होता है, जो आपका कर्व या ग्राफ जो कैसा था, ऊपर जा रहा था रेट ऑफ O2 वाला, वो कैसा हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। आप देखिए वो एक्शन स्पेक्ट्रम में आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही आप वेवलेंथ क्या करोगे, 700 के क्रॉस लेके जाओगे, तो ग्राफ कैसा है, ऐसा नीचे डिप आते हुए दिखेगा। वो डिप बेसिकली क्या बता रहा है, रेड ड्रॉप दिखा, क्या दिखा रहा है, डिप रेड ड्रॉप दिखा। क्या रेड ड्रॉप इफेक्ट समझ में आया हमें? ऑनलाइन रेड ड्रॉप इफेक्ट समझ में आया? ओके। अब अभी पड़ रही है ठंड, सबको लग रही है, मुझे भी लग रही है। देखो मैं जैकेट पहन के क्लास में, मोस्टली मैं जैकेट नहीं पहनता। अब ठंड इतनी ज्यादा है कि जैकेट पहनने की जरूरत है, पर कभी कभी क्या होता है कि आपको ठंड तो लग रही है, आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रीजन में हो, या तो गर्मी बोल लो या तो ठंड बोल, ठीक है। अब अगर आप क्या हो, आप एकदम हीट वाले रीजन में, कैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट की बात कर रहा हूं। अगर मैं समर्स में एक हाई टेम्परेचर रीजन में मैं बैठा हुआ हूं और क्या किया, एक विंडो है, उस विंडो में छोटी सी स्पेस खुली और उस छोटी सी स्पेस से क्या हो रहा है, ठंडी हवा, क्या आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। अब मैं ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे तो बैठा हुआ हूं, बॉडी में स्वेटिंग हो रहा है, और इधर से क्या हुआ है, एक विंडो में छोटी सी स्पेस है जहां से क्या हो रही है, ठंडी हवा आ रही है, कूलर की या एसी की हवा आ रही है। मैंने क्या करा, हाथ। अब उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप इमेजिन करना आपके साथ होने के बाद, आपको तो पसीना आ रहा है, आप तो हाई टेम्परेचर पे बैठे हो, पर इधर से जो ठंडी हवा आती हुई जो फीलिंग होगी ना, उसके कारण आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। क्या हो जाता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, थोड़ा कॉम्पनसेट हो गया, क्योंकि हीट क्या हो गई, ट्रैवल हो गई, और वो लो टेम्परेचर के कारण क्या हुआ, आपका हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर हीट ट्रैवल करके चली गई, तो बेसिकली बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। वैसे क्या, अब आप खुद सोचो, अगर रूम बंद है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, और जैसे ही आप खिड़की से हाथ बाहर निकालते हो तो कैसा लगता है, क्यों, क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम है। वैसे ही क्या होता है कि अगर रेड लाइट, कौन सी वाली, इंफ्रारेड लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है, उसी के साथ आपने क्या ऐड करके दे दी, ब्लू लाइट। आपने एक तो क्या दिया था, इंफ्रारेड लाइट, जिसमें हीटिंग इफेक्ट आया था, तो हीटिंग इफेक्ट तो हमने बोल दिया रेड ड्रॉप। अब उसी कंडीशन में मैंने क्या करी, ब्लू लाइट ऐड कर दी। मैंने नहीं करी थी, मैंने नहीं करी थी, एमर्सन ने ये एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया था, उन्होंने क्या करा कि ब्लू लाइट होती है कैसी, कूलिंग इफेक्ट वाली, रेड लाइट होती है कैसी, वार्म इफेक्ट वाली। तो इस वार्म इफेक्ट में अगर मैंने कूल ऐड कर दिया तो क्या होगा, एमर्सन ने बोला कि उससे क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़नी शुरू हो जाएगी। उसको क्या बोलेंगे, एमर्सन एनहांसमेंट। क्या ये बात आज तक की समझ में आई है हमें? आज हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन को वापस से रिवीजन किया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया है, हमने पिगमेंट्स के बारे में बात करी है, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स के बारे में बात करी,
हमने एक्शन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करी और हमने रेड ड्रॉप और इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट की बात करी। तो आज की क्लास यही एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से आगे बढ़ने वाले हैं और इससे आगे हम बढ़ के क्या देखने वाले हैं, पिगमेंट सिस्टम पढ़ेंगे। 2 पिगमेंट सिस्टम की बात करेंगे, PS1 और PS2 की बात करने वाले हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में आप या तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जैसे भी हो, अपने साथ एनसीईआरटी बुक साथ में रखना, राइट। चलो, हैव अ ग्रेट डे अहेड और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी इस वीक में मोस्टली बायोलॉजी की क्लासेस जो शेड्यूल्ड है वो मेरी रहेगी, हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लिख लिया आपने ऑनलाइन, राइट। चलिए, हैव अ ग्रेट डे।